के नामा अमाल में लिखा जाता है। नीयत, जब आप नीयत कर लेते हैं तो उस नीयत का भी सवाब आपको मिल जाता है। ये चीज हमें पता है, कब से पता है, लेकिन हम इस पर अमल नहीं करते। और नसीहत के हवाले से मैं ऐसी क्या नसीहत कर दूंगी, ऐसा कौन सा तीर छोड़ दूंगी, क्योंकि हमारे सामने खुली किताब मौजूद है, कुरान की, हदीस की, और इतने रेफरेंसेस मौजूद हैं, इतने उलमा ने हमें और अब तो यूट्यूब इतनी कॉमन है, मतलब इतना मटेरियल, इतनी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि किसी भी टॉपिक के ऊपर आप हजार तरह के लोगों के व्यूज ओपिनियन सब कुछ आपको मिल जाता है। लेकिन जब अमल करने की बात आती है, जो हमारा करने का काम, वहां पर हम जीरो से भी नीचे हो जाते हैं। तो असल चीज है कि आप अपना इरादा, सबसे पहले इरादे को पक्का करें कि सुन्नत पे अमल करना है, और किसी वजह से करना है। वजह क्या है कि तकलीद करनी है। हज़रत मोहम्मद तकलीद में फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। ये अपने जहन में, ये स्टेटमेंट अपने जहन में पक्की कर लेनी है। ठीक है। उसके बाद जब हम इस चीज को जहन में रखकर किसी भी केयर की तरफ, किसी भी ट्रीटमेंट को अडॉप्ट करने जाएंगे, तो ऑब्वियसली उसमें फायदा होना है। राइट। और मेडिकली भी मैंने आपको कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश की है कि क्या इसके बेनिफिट्स हैं और किस तरह ये वर्कआउट करता है और किस तरह हमारा प्रोसीजर होता है। लेकिन मेन रीजन सिर्फ ये है कि मैं उन तमाम लोगों को उन सफरिंग से बचाना चाहती हूँ जो एलोपैथिक मेडिसिन या डिफरेंट जो ट्रीटमेंट्स हैं हमारे मौजूद, उसमें फंस कर एक ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं कि उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है मेरे हिसाब से। मनी, टाइम, एफर्ट, सफरिंग, वो ये सब बर्दाश्त करने पर मजबूर हो जाते हैं और सारी जिंदगी करते हैं। राइट। तो इन सब चीजों से बचने का जब एक तरीका हमें दिया गया है, तो हम उसको क्यों नहीं अडॉप्ट करते? उसको अडॉप्ट करना जो है सरासर हमारे फायदे में है। अगर फायदा ना होता तो कभी भी हमें हिजामा को इलाज के तौर पर ना कहा जाता हदीस में। ठीक है। इलाज का वर्ड जो यूज किया गया है वो इसीलिए यूज किया गया है कि दिस इज द क्योर ऑफ दोस थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी क्योर्ड फॉर मेनी अदर थिंग्स। राइट। तिब्बे नबवी भी है, हेल्थ होम्योपैथिक भी है, बहुत सारी मेडिसिन उसकी भी होती है। मैं ये नहीं कहती कि वो सब यूजलेस है, लेकिन हिजामा की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, जिसकी रीजंस मैंने कुछ आपको समझाने की कोशिश की है, और कुछ जो है इंशाल्लाह आप क्वेश्चन करेंगे तो हम उसको मजीद क्लियर आउट करेंगे। तो इसमें एक और चीज़ ये है बड़ी अहम कि हम इसको कुछ स्पेसिफिक डेज पे क्यों प्रेफर करते हैं, उसकी भी एक रीजन है। उसकी रीजन ये है कि हम लूनर साइकिल को फॉलो करते हैं। लूनर साइकिल में जो हमारी 15 तारीख होती है वो चौथी की चांद की होती है। डे इज डेट इज पीक डेट, जहाँ पर हमारी जो एनर्जी होती है, लूनर एनर्जी, वो हाई ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमारी हाई पीक पे होती है। आपने देखा होगा कि जो समंदर की लहरें हैं वो इन डेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा टाइट से हाई वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती है। तो वो उसकी वजह यही होती है कि इन डेट्स के ऊपर या इससे आगे की कुछ डेट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और हमारे जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो समंदर में नीचे बैठ जाते हैं। राइट। तो इसी तरह हमारे बॉडी के साथ ही हो रहा होता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो हमारे हैवी पार्टिकल्स हैं नीचे बैठ जाते हैं, अंदर फ्री रेडिकल्स जो भी अपर सरफेस पे आ जाते हैं। ठीक है। स्ट्रेन्ड आउट हो जाते हैं फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। जब वो स्ट्रेन्ड आउट हो जाते हैं तो उन गेट्स के ऊपर हम उनको कप सवा कर निकाल लेते हैं। ठीक है। तो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द ल्यूनर साइकिल फॉलोइंग टेक्निक, कि हम स्पेसिफिक डेट्स जो होती हैं 17, 19 और 21, ये हमारी जो ताक डेट्स हैं ल्यूनर साइकिल के हिसाब से, तो हम उसको फॉलो इसलिए करते हैं कि इन डेट्स में हमारे ब्लड की जो सिचुएशन होती है वो इस तरह होती है कि हमारे ल्यूनर एनर्जी के थ्रू जो है ग्रेविटेशन फोर्स के थ्रू हम उसको यूज कर रहे होते हैं, कि हमारे जो फ्री रेडिकल्स हैं वो बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी डेट्स से जो हम प्रेफर नहीं करते या करते नहीं है, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स जो होते हैं वो इस किस्म के होते हैं क्रॉनिक पेशेंट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इशू होता है किसी भी चीज़ का, स्टमक पेन के पेशेंट है, एलर्जी के पेशेंट है, sciatica।
इसी तरह सभी बीमारियों के डिफरेंट होते हैं। तो उनकी जब सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि बहुत ज़्यादा वो बर्दाश्त करें, तो हम उनको जो है सेशन रखते हैं, और उनके डिफरेंट तरीके हैं कि हम ओके। ओके, एनी जिनको क्वेश्चन? क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर लो। हीरा ने कुछ क्वेश्चंस पोस्ट किए थे। हीरा, अगर आप माइक खोल के पूछ लो या चैट में लिख लो अपने क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरी आवाज़ क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अम, अच्छा सोबिया, मुझे ये पूछना था, आपने कहा था ना कि फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने के लिए लाइफ में एक दफा सबको जरूर कराना चाहिए। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि वही स्पेसिफिक एरियाज पे करवाना चाहिए, या कहीं भी जैसे बॉडी में अगर तो 3-4 पॉइंट्स पे जो करवा ली, जैसे कि बैक पे करवा लिया, शोल्डर्स वगैरह है, तो वो वुड दैट बी इनफ, या मतलब कि पूरे जो पॉइंट्स हैं, जो सुन्ना पॉइंट्स हैं, वो उन पे करवाना जरूरी है? एक ये क्वेश्चन था। दूसरा ये कि जो ये स्टोन्स हो जाते हैं गॉल ब्लैडर में, या ये जो लिवर में, ये जो किडनी में स्टोन्स जो हो जाते हैं, तो क्या इसके लिए भी कोई हिजामा से इलाज है कि वो हिजामा के थ्रू आप वो कर सकें, निकाल सकें, या फिर वही जो एक एलोपैथिक मेडिसिन में, या ये जो सर्जरी में जो है कि वो सर्जरी करके उसको निकालना पड़ता है? तो ये मुझे दो पूछने थे क्वेश्चंस। हाँ जी, बिल्कुल। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसका पहले जवाब देती हूँ। स्टोन्स के लिए भी हम हिजामा करते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंट में सेशंस रखने पड़ते हैं। सिर्फ एक सेशन इनफ नहीं होता, क्योंकि एक जगह आपके बॉडी का ऑर्गन डिसफंक्शन हुआ हुआ है, उसको ड्रेन आउट नहीं करना। तो उसकी फंक्शनिंग को बेहतर करने के लिए हमें एक दो सेशन से ज़्यादा भी करना पड़ता है। समटाइम इट डिपेंड्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। और दूसरा फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था? हाँ जी, सुन्ना पॉइंट्स जो होते हैं ना, वो आप एक दो भी करा लें फॉर द बेटरमेंट, तो वो इनफ होता है। उसमें जरूरी नहीं है कि आप सारे सुन्ना पॉइंट कराएं। उसमें 8 to 9 सुन्ना पॉइंट्स हैं हमारे। सुन्ना पॉइंट से मुराद क्या है कि जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद करवाए थे, जिन जगहों पर अपनी बॉडी के पार्ट्स पर, उनको हम सुन्ना पॉइंट्स कहते हैं, और उनका जो इफेक्ट है वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। तो उनमें से अगर हम पहले तो हिस्ट्री लेते हैं ना पेशेंट की, और एज, उसका वेट, उसकी सारी हिस्ट्री लेने के बाद तो फिर हम डिसाइड करते हैं कौन से सुन्ना पॉइंट उस बंदे को या बंदी को जो है वो इफेक्टिव होंगे। और एज बड़ा काउंट करती है इस चीज़ के लिए। तो उन सब चीज़ों को देख कर मद्देनजर रखकर फिर जो है रिकमेंड किया जाता है। आई होप आपका आंसर, क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये जज़ाकल्लाह खैर। मैं आपसे डायरेक्ट फिर इंफॉर्मेशन लूंगी जो आपने बताया ना स्टोन्स का, कि इसमें ट्रीटमेंट है हिजामा से। तो क्या ये टोटली रिमूव हो जाते हैं हिजामा से? वो फिर मैं चाहूंगी कि आपसे जो है ना वो थोड़ा डिटेल के बारे में अभी इंफॉर्मेशन। तक की जो हिस्ट्री है ना, उसमें ये है कि एक तो पेशेंट की हिस्ट्री बहुत काउंट होती है। उसके बाद ये पूरी कंसल्टेशन जब मैं आप ले लेंगी, उसके बाद मुझे अंदाजा होगा कि जो है ना, मैं अथेंटिसिटी से तभी बता सकती हूँ कि रिमूव होंगे आपके केस में या नहीं। लेकिन हाँ, रिमूव हो जाते हैं। तो जो अब तक की हिस्ट्री है हिजामा की, तो उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए पेशेंट की तरफ से। तो वो कंटिन्यूसली हमारे साथ कोऑपरेट करते रहे और सेशन देते रहे, तो उसमें अब तक की हिस्ट्री में ये एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो रिमूव हो जाते हैं। नो इशू, राइट? ओके, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम जी अस्सलाम। डॉक्टर, मेरे कुछ ज्यादा ही सवाल हैं, तो मैं बता देती हूँ, आप फिर उसके हिसाब से मुझे बता दीजिए। माशाल्लाह से जी, मैं 10-15 साल से तो हिजामा करवा रही हूँ, और उसके बारे में नॉलेज भी है मुझे, और डेट्स पे करवा लेती हूँ, और इश्यूज के साथ भी करवा लेती हूँ, और वैसे भी। और अभी मैंने अपने 2 बच्चों का पॉइंट के लिए गई थी डॉक्टर के पास, सिर्फ जो गर्दन के और शोल्डर के मिडल में होता है ना, वो उन्होंने कर दिया था।
छोटा बेटा मेरा 6 ईयर का था तो तब करवा लिया था। तो अब मेरे क्वेश्चन ये हैं कि जो सर पे करवाते हैं, अब मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि एक ही डॉक्टर थी जिन्होंने बाल नहीं कट किए थे, और मुझे ज्यादातर हेयर का इशू, सर दर्द का इशू रहता है। तो उसके लिए हमें क्या ट्रीटमेंट है? बाल काटने ही सही है? क्योंकि और कोई डॉक्टर ऐसा नहीं मिला, वो बाल काट देते हैं, उसके बाद फिर बहुत प्रॉब्लम रहती है। उसके अलावा हाँ किससे सेशन करवाना चाहिए? अब हर कोई ही हजामा खोल रहे हैं, हर कोई ही करवा रहे हैं, और कैसे पता चलेगा? उन्होंने हमारे पास तो नहीं अपना एक्सपीरियंस रखा हुआ, ये चीज। और तीसरा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा पहले दो का ही आंसर कर दें फिर। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि सर का जो हिजामा होता है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है विद हेयर। ठीक है, इसलिए हेयर काटे जाते हैं कि जो है ना हमें सरफेस क्लियर मिल जाती है, और वहां पर हमें अंदाजा हो जाता है कि जी हमने कट्स की क्या स्कैरिफिकेशन, बेसिकली कट्स नहीं होते, ये स्कैरिफिकेशन की जाती है स्किन के ऊपर। हमें बहुत डीप कट नहीं लगाने होते, और जो डीप कट लगाते हैं दिस इज ऑल्सो अ साइन कि आपको पता चल जाना चाहिए कि दैट इज नॉट ऑथेंटिक प्रैक्टिशनर जो डीप तक जाता है, राइट। ब्लड का निकालना हिजामा में जरूरी नहीं है, ब्लड का खुद से निकल आना जरूरी है। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि कट्स इतने डीप लगाते हैं तो वो कट हो जाती है कैपिलरीज, और वो जाहिर है ब्लड तो निकलेगा, और वो कब के कब भरेंगे, और वो कहा जाएगा जी कि हमने तो आपकी डिटॉक्सिफिकेशन कर दी, राइट। तो जहां पर ब्लड नहीं है, स्टेगनेट नहीं है ब्लड जहां पर मौजूद, जिस पॉइंट पर, वहां से नहीं निकलेगा। असल टेक्निक है स्कैरिफिकेशन, प्रॉपर तरीके से एक्सपर्ट तरीके से की जाए, राइट। तो अगर वहां से नहीं निकल रहा तो इट मीन्स वहां पे मौजूद ही नहीं है। इसमें हिजामा प्रैक्टिशनर के कोई कमाल नहीं है कि उसने ब्लड निकाल लिया, राइट। हाँ, उसका पॉइंट डिसाइड करने का तरीका जो है ना वो सही होना चाहिए। वो हम पहले ड्राई कपिंग करते हैं, पूरा प्रोसीजर होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद फिर पॉइंट डिसाइड होते हैं, और फिर जब हम वहां से करते हैं तो उसके बाद से निकलेगा। ठीक है। और सर की जो बात है, बालों के साथ भी मैंने इतने मिग्रेन के पेशेंट किए हैं, बालों के साथ भी हमारा जो सर का हिजामा है वो हो जाता है लेकिन देर आर सर्टेन पॉइंट्स ऑन द नेक जो हम कर लें तो हमें सर के ऊपर कप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। तो वो जाहिर है इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपर्टीज लेवल कि आप वहाँ से फिगर आउट कर लें। मेरे जो पेशेंट है मैं वहाँ पर पॉइंट मेरे निकल आते हैं, या मुझे मिल जाती है स्पेस, या मुझे इतना अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर मिल जाता है कि मैं नेक के थ्रू ही, क्योंकि सब चीजें तो ऊपर जा रही हैं, नेक के थ्रू जा रही हैं, आ रही हैं, राइट। तो हमें वहां तक जो सर के बीच का पॉइंट है और साइडों का पॉइंट है वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं होती फीमेल, क्योंकि मैं फीमेल का ज्यादातर करती हूँ, उनके बाल होते हैं ऑब्वियसली, जी तो वहां पे सही। इशू होता है। लेकिन कप लग भी जाता है, लगाना इतना ठीक। मुश्किल नहीं है बालों के साथ, और लेकिन थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है। हिजामा करवाने से एचबी पे, आप पे आयरन पे, एचबी पे फर्क पड़ता है या नहीं? और उसके अलावा जिस तरह आपने सोल्ट ट्रीटमेंट के लिए सुन्ना पे सबसे पहले कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बहुत टाइम से, बहुत, हम अपने आप को परफेक्ट नहीं कहते, हम अपने आप को, यानी इस जमाने के मुताबिक हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इन चीजों से छोड़ने की, और सुन्नत छोटी सी भी सुन्नत हो उस पे चलें, और उसके साथ ये ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। हाँ, हमारी कोताहियां हैं, जैसे आपने कहा कि हम दुआएं बताते हैं, और सुबह शाम के अज़कार ही समझ लें, उसमें कोताहियां हैं, फिर भी कुछ फर्क महसूस नहीं होता मुझे। उसके अलावा होम्योपैथिक भी दवाई करने की कोशिश करती हूँ, अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी वही, कभी इधर पेन, कभी उधर पेन, कभी कुछ चीजें, कभी बच्चों की तरफ से परेशानियां। तो ये इसके लिए क्या करना होगा? और आपका खुद का एक्सपीरियंस कितना है? और इसके अलावा जैसे आपने बच्चों का बताया, तो हम्म। अगला सवाल मुझे भूल गया, वो आप इतना बताइए। शुक्रिया। मुझे भी आपके सवाल बीच में भूल जाते हैं बाहर। एक सवाल आपने ये किया है कि मेरा एक्सपीरियंस कितना, मेरे तकरीबन मोर देन 9 इयर्स हो गए। और दूसरी बात ये है कि जब हम आपने कहा एचपी लेवल कम,
तो कैपिलरीज से जो ड्रेन्ड आउट हो रहा है ना ब्लड, ठीक है, जो चीजें हम पाप आउट करते हैं वो चीजें होती हैं जो हमारे बॉडी में या ब्लड की स्ट्रीम, जो ब्लड सेल है उसमें नहीं चाहिए, राइट। तो ब्लड सेल्स में क्या होता है, एचपी होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो ये सब चीजें हमारी ब्लड के अंदर वैसे ही सर्कुलेट हो रही हैं, वो हम उस ब्लड को छेड़ना नहीं है, राइट। जो ब्लड वहां से निकल के छन कर बाहर साइड पर पड़ा हुआ है, हम सिर्फ उसको निकालते हैं। असल हिजामा प्रैक्टिशनर जो होता है वो हमेशा सिर्फ उस तरह की स्कैरिफिकेशन करता है जो उस स्टेगनेंट लिम्फेटिक फ्लूइड को निकालता है। दे डू नॉट हिट द कैपिलरीज और द ब्लड स्ट्रीम, जो ब्लड वेसल्स में ब्लड चल रहा है वो ब्लड नहीं निकाला जाता। तो एचबी किस तरह खराब होगा, राइट। तो वो तो अपनी रूटीन में चल रहा है काम, आपका सिस्टम चल रहा है, हमने उधर कट नहीं लगाना, हमें उधर लगाना है जो, देखिए ना, स्किन की 7 लेयर्स होती है, राइट। तो वो बिल्कुल सुपरफिशियल लेयर से हम जिस तरह नाखून से हम स्क्रैच करते हैं अपनी स्किन पर, खारिश करते हैं, राइट, तो निशान पड़ जाता है। इसी तरह हल्का सा स्क्रैच जरा डीप कर लो, राइट, तो ब्लड निकलेगा। तो ये वो ब्लड होता है जो हमारे ब्लड वेसल्स में नहीं जा रहा होता है, ये पड़ा होता है बाहर स्किन की अपर लेयर पे, वो हम निकालते हैं। तो एच बी लेवल तो उस वक्त डाउन होगा ना जब आपके जो ब्लड वेसल में ब्लड चल रहा है वहां से हम निकाल लेंगे। तो हिजामा तो ये चीज है ही नहीं कि हम वहां से ब्लड निकाल रहे हैं, तो हमारा एच बी लेवल कैसे डाउन होना है, राइट। तो ये वो जी चीज है जो चाहिए नहीं बॉडी को, ये वो चीज हम सही। निकालते हैं जो बॉडी जाया है, एब्जॉर्ब नहीं हो रही, जिसका कोई फायदा नहीं है, जो जी ट्यूमर बना रहा है, ठीक है, जी जो ठीक। कैंसर बना रहा है, तो वो चीजें हमने निकालनी होती है। तो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट कि हमारा एचपी लेवल कम हो जाए, बल्कि ये तो एचबी आपकी लेवल इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता 3 ईयर से एचबी लेवल मेरा कम ही रहता है, और अभी भी 3 महीने से 9 तक आ रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं वरी हूँ, और मैं अब रेगुलर नहीं करवा रही। और अगला सवाल ये था कि जैसे आपने बच्चों की सारी बातें बताई, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कंसंट्रेशन, फोकस, ये वो सारी चीजें, है। मैंने शुरू से बच्चों को मोबाइल नहीं दिया। अभी भी बहुत स्पेसिफिक टाइम में उनको दिया है। हाँ, अब घर ही कमरों जैसे बने हुए हैं, वो इतना बाहर नहीं निकले, लेकिन हाँ, हर रोज निकले तो हैं। जैसे पार्क में चले गए थोड़ा देर के लिए, गली में चले गए, लेकिन ज्यादा देर टाइम नहीं गए। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी बच्चों के अंदर वही चीजें हैं। 5 साल तक तो बिल्कुल टीवी भी देखिए ना, नहीं था। तो अगर हम इन चीजों, ये और जो एक तो ये हो रही हैं बच्चों में, फिर कि क्यों हो रही हैं, और अगर हो रही हैं और हजामा की तरफ जाते हैं, तो बच्चों के लिए जैसे 7 से 13 साल तक के बच्चे हैं, तो उनके लिए कब कितने सेशन लेने होंगे, या ट्रीटमेंट, वो तो आपने बताया हिस्ट्री के देखिए हिसाब मेरी से बात होगा सुनिए, कोई भी बीमारी जो होती है ना, कोई भी शर, कोई भी खैर, सब अल्लाह की तरफ से, राइट। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, 7 पर्दों में क्यों ना छुप जाए, हमारे जो बीमारी आनी है वो आनी है। लेकिन उसके लिए प्रिकॉशन ये है कि हम अपने, एक तो सबसे पहले नियतें साफ करें अपने, कहाँ तक देखिए ना, हमारा एनवायरनमेंट इस किस्म का हो चुका है, पोल्यूशन इस किस्म की फैल चुकी है, घरों के अंदर भी स्मोक जो है वो हमें तंग करती है, राइट। आप अपने घर में पोछा लगाए तो आपका पोछा भी काला हो जाता है, हालांकि डेली सफाई हो रही होती है। तो बहुत सारी चीजें होती ऐसी हैं जो अनकंट्रोलेबल है, हम जो खाते हैं, देख, प्योर चीजें कोई भी नहीं है, चाहे जितना ऑर्गेनिक के नाम पे आप चीजें लेके आ जाए घर में, लेकिन कोई किसी भी चीज को आप 100% ऑर्गेनिक कह ही नहीं सकते, राइट। तो बहुत सारी ऐसी टॉक्सिन हैं जो बॉडी टू बॉडी वेरी, आपके बॉडी में स्टक ऑन होते हैं, किसी के फ्लश आउट हो जाते हैं, किसी के नहीं होते हैं, जैसा बहुत सारी चीजें हैं जो ब्लड सेल्स हैं हमारे जो नहीं फ्लश आउट होते हैं, तो उसके लिए जामुन के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि बहुत जरूरी है कि आप लोग करवाएं अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने कहा कि 7 से 13 साल के बच्चों को कितनी दफा करवाएं, इट डिपेंड्स ऑन द इश्यू दे आर फेसिंग, राइट। हिजामा जो है वो मैक्सिमम 1 या 2 दफा भी इनफ होता है, और जो लोग आपको बुलाते हैं कि जी 8 दफा करवाएं, 9 दफा करवाएं, इट्स नॉट रिकमेंडेड, राइट। आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन 1 या 2 दफा में भी पॉसिबल है, और बच्चों की तो बल्कि मैं कहती हूँ अगर कोई इश्यू नहीं है तो 1 दफा भी बहुत है, ठीक है, हर 6 महीने साल में 1 दफा बहुत है।
तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इशू नहीं है बच्चों को, अगर बच्चों को इशू है तो उस इशू के हिसाब से फिर रिकमेंड किया जाता है कि कितने सेशंस होंगे, लेकिन उसमें भी जो है 5 4 इससे ज़्यादा रिकमेंडेड ही नहीं है, राइट। चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि आप कह रही हैं कि आपने इतनी दफ़ा करवाया है और अभी भी आपको इशू है। दूसरी बात ये कि प्रिकॉशंस, ये जो हम पढ़ने के लिए प्रोटेक्शन के लिए आयतें लेते हैं, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द इशू कि आपका इशू क्या है। अगर आपको नजर का इशू है, हसद का है, कोई जादू टोने का मसला है, तो वो तो हिजामा एक दफा करवाने से भी बंदा बहुत रिलीफ फील करता है। तो आपको, मेरा ख्याल है कि इस तरह की फीलिंग्स होनी चाहिए आफ्टर वन सेशन। और आप कह रही हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो you should check your therapist and you should check the possibilities कि आपने पूरी बताई है अपने थेरेपिस्ट को कि नहीं बताई, तो इन सब चीजों को फिगर आउट करना पड़ेगा। जी बहुत बहुत जज़ाकल्लाह खैर, मुझे आपने टाइम दिया। बस एक बता दीजिए, होम्योपैथिक का जो आपका तरीका है, अगर तो वो किस तरह है? आप पूरी हिस्ट्री लेती हैं और दवाइयाँ खुद से देती हैं या मंगवाती हैं, ये थोड़ा सा बता लेकिन दीजिए। ये और होम्योपैथिक में डीलिंग है, अच्छा। होम्योपैथिक इज नॉट मेरी। ठीक है, मैं सिर्फ कमिंग थेरेपी के थ्रू ही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इनफ होता है। मेरा प्रोसीजर इस तरह का है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का कलाम हम ड्यूरिंग प्रोसीजर पढ़ते हैं, पढ़वाते हैं, और साथ जो है हम कपिंग करते हैं, और कपिंग के डिफरेंट तरीके हैं, तो वो हम फॉलो करते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। जी, और मैं अपना बता दूं, माशाल्लाह मैं 4 5 लोगों से करवा चुकी हूँ, मुझे हफ्ते तक तो फर्क रहता है, और अगर ना भी हेलो। फर्क हो, अ, जी आवाज आ रही है? अपना बस मैं हाँ ये जी, हाँ थोड़ा सा जी, आ रही बताना है। बताना चाहूंगी कि 4 5 लोगों से मैंने इतने अरसे में करवाया है, और अपना ये कहूंगी कि हफ्ते तक तो मुझे फर्क रहता है। ज्यादा मसला तो एचबी का है, एचबी नहीं ठीक तो बाकी चीजें वो लेथार्जिक और ये सब चीजें रहती हैं। और फर्क महसूस होता है, ना भी फर्क महसूस हो, सिर्फ सुन्नत की खातिर और ये इसमें हुक्म है तो मैं करवाती हूँ। और बच्चों का भी इसी तरह, उनको मैंने जब पहले आप माइंड उनका देखिए, प्रिपेयर किया और उनको मैं लेकर गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने खुशी खुशी फिर करवाया। सही, बड़ी अच्छी बात है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत सारी बड़ी बीमारियों से बचा कर रखेंगे अगर आप हिजामा को अपने लाइफस्टाइल में शामिल कर चुके हैं। तो ये एक प्रिवेंटिव मेजर है जो बहुत सारे डिजास्टरस बीमारियों से हमें बचाता है। तो दूसरी बात ये है कि जब आपका एचपी लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो तो फिर रिकमेंडेड नहीं होता है हिजामा करवाना। ठीक है, तो बेहतर है पहले आप अपने एचपी लेवल को इम्प्रूव करें। उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं एलोपैथिक, वो फॉलो करनी जरूरी है। ठीक है, अपने ब्लड की कंडीशन को पहले थोड़ा सा इम्प्रूव कर दें ताकि आप उस प्रोसीजर को बर्दाश्त कर सकें हिजामा के। और दूसरा ये कि हमारी क्योंकि इम्यूनिटी कम हुई भी होती है, तो हमारी ब्लड की जो हालत है ना वो इस तरह होती है, तो उसको थोड़ा सा इम्प्रूव हम अपने खाने पीने से, कुछ दवाइयों से भी इम्प्रूव हो जाता है। बिना फिर कि आप वो लगवा लें या जिससे अभी डॉक्टर कहें, तो वो आपका पूरा फिजिकली एग्जामिन करके ही होगा। तो ऐसे में मैं आपको कुछ भी सजेस्ट कर सकती। तो ये सब तरीके होते हैं जो जरूरी है करना। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहती कि हिजामा जो है हर चीज का इलाज है, क्योंकि बहुत सारी जब कैंसर पेशेंट होता है हम उसको हाथ नहीं लगाते, राइट। तो हम असल में ये चाहते हैं कि कैंसर की कंडीशन तक जाना नहीं चाहिए, उससे पहले आप हिजामा करा लें तो ये सिचुएशन ही ना हो, राइट। तो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्योर जो हमें दिया गया है। तो टाइम बहुत मैटर करता है कि किस टाइम आप जा रहे हैं करवाने। तो इन सब चीजों का ख्याल रखें, अलग अलग उसे करें, राइट। और एनी अदर क्वेश्चंस? हेलो। जी सही, शुक्रिया। बस इतने ही क्वेश्चन है मेरे तो। और किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज बता दीजिएगा, एनीबॉडी एल्स? आई थिंक सबके क्वेश्चंस हो गए हैं, सो भी आप अगर क्लोज करना चाहें सेशन को, कोई लास्ट रिमार्क्स थैंक के यू साथ सो close मच, करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मीटिंग में मुलाकात होगी।
So I hope you all will understand the importance of hijama and you will adopt it as a lifestyle. Have a blissful cupping experience in your life. Inshallah, फिर मिलते हैं. Okay then. Thank you, Shaban. Dr. Shabano, you are इंशाल्लाह providing us such a platform. तो सुन्नत फैलाने का जो बेनिफिट है वो इंशाल्लाह हम सबको मिले. इंशाल्लाह इंशाल्लाह थैंक यू सो मच सोबिया फॉर टेकिंग आउट टाइम और सब लोगों ने जिन्होंने ज्वाइन किया आप लोगों का बहुत शुक्रिया एंड आई होप कि हम लोग ये प्रैक्टिस भी करेंगे इसके बेनिफिट्स भी देखेंगे इंशाल्लाह जज़ाक मुझे एक चीज ये पूछनी थी सोबिया कि आपने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो शेयर किए, आपकी वॉइस काफी लो थी, तो आप वो शेयर कर सकते हैं ग्रुप में. ग्रुप में. हाँ, ये जो टेम्पररी ग्रुप है, हाँ इंशाल्लाह मैं अभी 1 घंटे तक करती हूँ क्योंकि अभी नमाज का टाइम हो रहा है, तो वो करके तो इंशाल्लाह फिर मैं शेयर. ठीक हो गया, कोई बात. अल्लाह हाफिज. ठीक है थैंक यू सो मच टेक केयर ऑल. हैव अ ब्लेसफुल कपिंग एक्सपीरियंस. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.